एक छोटा सा बायोटेक लीक जिस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद एक ऐसी घटना शुरू होने वाली थी जो हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती। और हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रक से जो क्वारंटीन जोन की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही वह चेक पोस्ट के पास पहुंचता है, वहां मौजूद स्टाफ बिना वक्त जाया किए उसकी गाड़ी को डिसइंफेक्ट करना शुरू कर देता है। ये देखकर ड्राइवर थोड़ा हैरान हो जाता है और वहां खड़े एक आदमी से पूछता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वह आदमी आराम से जवाब देता है कि बायोटेक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा लीक हुआ था, लेकिन उसके मुताबिक घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि शायद ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी। ड्राइवर उसकी बात सुनकर वहाँ से निकल पड़ता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन असल कहानी अब शुरू होने वाली। ड्राइवर आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसका फोन बजने लगा। जैसे ही वह फोन उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, अचानक उसका ट्रक किसी चीज से टकरा जाता है। वह फौरन ब्रेक लगाता है और नीचे उतरकर देखने लगता है कि आखिर हुआ क्या है। रोड के बीच एक हिरण पड़ा होता है। ड्राइवर पहले अपने ट्रक को चेक करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वह बिना और कुछ सोचे वहाँ से चला जाता है और उस हिरण को वहीं छोड़ देता है। कुछ लम्हों तक सब कुछ बिल्कुल खामोश रहता है, मगर फिर वह मरा हुआ हिरण धीरे धीरे हिलना शुरू कर देता है। उसकी बंद आंखें दोबारा खुल जाती हैं और कुछ ही पलों में वह दोबारा जिंदा हो जाता है। अब सवाल ये था, आखिर एक मरा हुआ जानवर अचानक जिंदा कैसे हो गया? इसी बीच कहानी हमें मिलवाती है सियोक वू से। वह अपने ऑफिस में बैठा फोन पर एक क्लाइंट के साथ स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हो, साथ ही कंप्यूटर पर न्यूज भी देख रहा हो। उसकी नजर एक अजीब खबर पर पड़ती। एक रिजर्वॉयर में अचानक बहुत सारी मछलियां मर गई हैं। किसी को भी इसकी असल वजह का पता नहीं होता। इसी दौरान उसका असिस्टेंट ऑफिस में आता है। न्यूज देखने के बाद सियोक वू फौरन उसे ऑर्डर देता है कि उस कंपनी के सारे स्टॉक्स तुरंत बेच दिए जाए। उसके लिए ये सिर्फ बिजनेस का एक फैसला होता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि बाहर की दुनिया में कुछ और ही चल रहा है। थोड़ी देर बाद सियोक वू अपनी कार पार्क करता है और फोन पर अपनी एक्स वाइफ से बात करता है। बात उनकी बेटी सुइन को लेकर हो रही होती। अगले दिन सुइन का बर्थडे है और उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, वह अपनी मम्मी से मिलना चाहती। लेकिन सियोक वू उसे इतनी दूर अकेला भेजने के लिए तैयार नहीं होता। घर पहुंचते ही उसकी माँ दरवाजा खोलती। जब सियोक वू सुइन के कमरे में जाता है तो देखता है कि वह फोन पर अपनी मम्मी से बात कर रही। वह कह रही होती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह ट्रेन से अकेली भी आ सकती है। जैसे ही उसकी नजर अपने पापा पर पड़ती है, वह फौरन फोन रख देती। सियोक उसके पास बैठकर उसे समझाता। वह कहता है कि बस एक हफ्ता और इंतजार कर ले, जब ऑफिस का काम थोड़ा कम हो जाएगा तब वह खुद उसे बुसान लेकर जाएगा। लेकिन सुइन के लिए एक हफ्ता भी बहुत लंबा था। सियोक वू उसे बर्थडे गिफ्ट देता है। सुइन गिफ्ट खोलती है, लेकिन उसके चेहरे पर खनुशी नहीं आती, क्योंकि वह गिफ्ट उसके पास पहले से ही मौजूद होता है। यह देखकर सियोक वू को भी एहसास होता है कि वह पहले भी उसके लिए बिल्कुल वही चीज ला चुका था। अब वह सुइन से पूछता है, फिर तुम्हें क्या चाहिए? सुइन बिना सोचे सिर्फ इतना कहती है, मुझे सिर्फ मम्मी से मिलना है। यह जवाब सुनकर सियोक वू कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। सुइन फिर कहती है कि अगर उनके पास वक्त नहीं है तो वह अकेली ही चली जाएगी, ताकि उनका काम डिस्टर्ब न हो। बाद में सियोक वू की माँ उसे समझाती है कि जब वह बुसान जाए तो अपनी वाइफ से दिल खोलकर बात जरूर करे। लेकिन सियोक वू के लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसका ऑफिस होता है। वह कहता है कि इस वक्त उसके काम का बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है। तब उसकी माँ उसे एक ऐसी बात कहती है जो सीधा उसके दिल पर असर करती। वह कहती है, जितना जरूरी वक्त तुम्हारे ऑफिस के लिए है, उतना ही जरूरी वक्त सुइन की जिंदगी में भी चल रहा है। इतना कहकर वह उसके पास एक कैमरा रख देती। उस कैमरे में सुइन के स्कूल रेसिटल की रिकॉर्डिंग होती है। वह रेसिटल जहाँ सियोक वू कभी पहुंच ही नहीं पाया था। जब वह रिकॉर्डिंग चलाता है तो देखता है कि सुइन स्टेज पर कितनी उदास नजर आ रही। वह बार बार ऑडियंस की तरफ देख रही होती, जैसे किसी का इंतजार कर रही। उस वक्त सियोक वू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह फैसला कर लेता है कि वह खुद सुइन को बुसान लेकर जाएगा। अगले ही दिन सियोक वू अपना वादा निभाता है और सुइन को लेकर बुसान के लिए निकल पड़ता है। कार में सफर के दौरान वह रेसिटल की बात छेड़ता है और सुइन को अपनी तरफ से एक लाइफ लेसन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुइन का पूरा ध्यान उन बातों में नहीं होता। और इसी दौरान अचानक उनकी कार लगभग एक एम्बुलेंस से टकरा जाती। सियोक वू फौरन ब्रेक लगा देता है। दोनों हैरानी से बाहर देख, तब उनकी नजर पुलिस और इमरजेंसी व्हीकल्स के एक लंबे काफिले पर पड़ती है, जो तेज रफ्तार से उनके सामने से गुजर रहा होता है। ये सब कुछ देखकर माहौल पहले ही अजीब लगने लगता है, मगर अगले ही पल सुइन की नजर आसमान की तरफ जाती। वह देखती है कि आसमान से काली राख नीचे गिर रही और कार के शीशे से दूर कहीं आग भी जलती हुई नजर आ रही होती। अब सवाल ये था, आखिर देश के अलग अलग हिस्सों में हो क्या रहा था? लेकिन फिलहाल दोनों बिना कुछ समझे स्टेशन की तरफ बढ़ते रहते। उधर बुसान जाने वाली ट्रेन
रवाना होने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी होती। कंडक्टर अपने केबिन में जाकर तैयारी शुरू कर देता है। ट्रेन के अटेंडेंट्स भी अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लेते हैं। इसी ट्रेन में एक बेसबॉल टीम भी सफर कर रही होती है। उनका कोच सब प्लेयर्स को जल्दी से अपनी सीट्स पर बैठने के लिए कहता है। तभी उनकी चीयर लीडर भी ट्रेन के अंदर आती। उसे देखते ही पूरी टीम मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती। इसी दौरान इन गिल योंग गिल को एक उबला हुआ अंडा ऑफर करता है और उसी वक्त सियोक वू और सुइन भी ट्रेन के अंदर आ जाते। हर पैसेंजर अपनी सीट ढूंढने में मसरूफी होता है। सब कुछ बिल्कुल आम सफर की तरह लग रहा होता है, लेकिन किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि कुछ ही लम्हों बाद इसी ट्रेन का माहौल हमेशा के लिए बदलने वाला। अपनी सीट पर बैठते ही सियोक वू ऑफिस फोन करता है। वह कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, वह लंच से पहले वापस आ जाएगा। उसे लग रहा होता है कि यह सिर्फ एक छोटा सा सफर है, लेकिन इसी बीच ट्रेन के दरवाजे बंद होने से बिल्कुल पहले एक घायल लड़की भागते हुए प्लेटफॉर्म से ट्रेन के अंदर घुस जाती। उसकी हालत काफी खराब होती, लेकिन सबकी नजर अपनी अपनी तैयारियों पर होती, इसलिए कोई उस पर खास ध्यान नहीं देता। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ना शुरू कर देती। इसी वक्त सोइन खिड़की से बाहर देख रही होती और अचानक वह एक ऐसा मंजर देखती है जिसे देखकर वह हैरान रह जाती। एक आदमी स्टेशन के एक वर्कर पर अचानक हमला कर देता है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि सुइन समझ ही नहीं पाती कि असल में हुआ क्या है, लेकिन तब तक ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी होती और वह मंजर पीछे रह जाता। उधर जो घायल लड़की कुछ देर पहले ट्रेन में चढ़ी थी, उसकी टांग पर साफ काटने का निशान हो, लेकिन अब भी किसी को उसकी असल हालत का अंदाजा नहीं होता। इसी दौरान योन सुक एक अटेंडेंट को बताता है कि एक अजीब आदमी काफी देर से बाथरूम के अंदर बंद है, वह बाहर ही नहीं आ रहा। ये बात सुनकर सुइन की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती। वह खुद देखने के लिए उस तरफ चल पड़ता। बाथरूम के अंदर मौजूद आदमी बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा होता है, सब लोग मर चुके हैं। उसकी आवाज में इतना डर होता है कि अटेंडेंट भी कुछ पल के लिए उलझन में पड़ जाता, लेकिन वह उसकी बात समझ नहीं पाता। वह बार बार उसे सिर्फ इतना कहता रहे, दरवाजा खोलो और बाहर आ जाओ। इसी दौरान वही घायल लड़की चलते चलते अचानक गिर जाती। वह बेहोश हो चुकी होती है। हैरानी की बात यह थी, इतने सारे पैसेंजर्स के बीच होने के बावजूद अब भी किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। उधर सुइन बाथरूम ढूंढते हुए सांगवा से टकरा जाता। सांगवा बाथरूम के बाहर खड़ा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सुंग क्योंग का इंतजार कर रहा होता है। वह मुस्कुराकर सुइन से कहता है कि वह अगले कोच वाला बाथरूम इस्तेमाल कर ले। सब कुछ पल के लिए बिल्कुल नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। इसी वक्त एक फीमेल अटेंडेंट की नजर उस घायल लड़की पर पड़ती। वह पूरी तरह तड़प रही हो। अटेंडेंट फौरन मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करती, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अब हालात उसके सोचने से कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं। इसी दौरान सियोक वू अपने फोन की रिंग से उठ। वह देखता है कि सुइन अपनी सीट पर नहीं। उसी वक्त उसका असिस्टेंट फोन पर एक परेशान कर देने वाली बात बता, पूरे देश में कुछ अजीब हो रहा है। बस इतना सुनकर ही सियोक वू के चेहरे का रंग बदल जाता। वह फौरन फोन काटकर सुइन को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर ट्रेन के दूसरे पैसेंजर्स टीवी स्क्रीन पर चलती अफरा तफरी देख रहे होते हैं। हर चैनल पर अजीब हालात दिखाए जा रहे होते। इसी बीच फीमेल अटेंडेंट लगातार अपने चीफ को फोन कर रही होती, मगर फिर पल आ ही जाता जिसने पूरी ट्रेन की तकदीर बदल देनी थी। बेहोश पड़ी वह घायल लड़की धीरे धीरे हिलना शुरू कर। पहले उसकी उंगलियां हिलती हैं, फिर उसका जिस्म अचानक झटके लेने लगा और अगले ही पल वह उठकर खड़ी हो जाती। लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही होती। वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी होती। वह अचानक फीमेल अटेंडेंट पर टूट पड़ती। एक ही पल में वह उसकी गर्दन और कंधे को बुरी तरह काटना शुरू कर देती। फीमेल अटेंडेंट दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है। वह खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती, लेकिन उस लड़की की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उसके लिए बच निकलना नामुमकिन हो जाता है। दोनों लड़खड़ाते हुए कोच के अंदर आ गिर। जैसे ही पैसेंजर्स की नजर उन पर पड़ती है, पूरे कोच में अफरा तफरी मच जाती है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ लोग डर कर पीछे हटने लगे, तो कुछ लोग सिर्फ खड़े होकर यह मंजर देखते रहे। लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ। सिर्फ कुछ ही पल गुजरते हैं और फीमेल अटेंडेंट की बॉडी भी अजीब तरीके से हिलना शुरू कर देती। उसका चेहरा पल भर में बदल जाता और देखते ही देख वह भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अब ट्रेन के अंदर एक नहीं, दो ज़ॉम्बीज मौजूद होते हैं और दोनों बिना किसी रुकावट के सामने खड़े लोगों पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान बेसबॉल टीम भी उनकी चपेट में आ जाती। कोच प्लेयर्स को पीछे हटने के लिए चिल्लाता, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। एक ज़ॉम्बी गिरते ही दूसरा खड़ा हो जाता और हर नए हमले के बाद सिचुएशन पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही होती। उधर चीफ अटेंडेंट को जब फीमेल अटेंडेंट का कोई जवाब नहीं मिलता तो वह फौरन उस कोच की तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है उसके होश उड़ जाते। वह फौरन अगले कोच के पैसेंजर्स को चिल्लाकर कहता है, जल्दी भागो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी हो। उधर सुइन अभी भी टॉयलेट के अंदर होती है। उसे सिर्फ बस बाहर से आती चीखें सुनाई दे रही होती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक इतना शोर क्यों मच गया। इसी वक्त सियोक वू भी अपनी बेटी को ढूंढता हुआ उसी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उसे सुइन नजर आने से पहले ही उसकी नजर सामने वाले कोच पर पड़ती है और जो कुछ वह देखता
दिखता है। उसे देखकर वह एक पल के लिए वहीं रुक जाता। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते, हर तरफ चीखें गूंज रही होती और कुछ लोग दूसरों पर जानवरों की तरह हमला कर रहे होते। अब तक सियोक-वू को भी समझ आ जाता कि मामला सिर्फ किसी झगड़े का नहीं। इसी दौरान सुइन टॉयलेट से बाहर निकलती। जैसे ही वह बाहर कदम रखती है, लोग उसके बिल्कुल पास से भागते हुए गुजरते हैं। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ डर होता है। तभी चीफ अटेंडेंट भी ज़ॉम्बीज़ की नजर में आ जाता है। ज़ॉम्बी बनी फीमेल अटेंडेंट सीधा उस पर झपट पड़ती है। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही पलों में वह भी उनका शिकार बन जाता और देखते ही देख चीफ अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाता। अब हर गुजरते सेकंड के साथ ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ती जा रही हो। इसी बीच सुइन भागते हुए अपने पापा तक पहुंच जाती। सियोक-वू बिना एक सेकंड गंवाए उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। दोनों पूरी ताकत से अगले कोच की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ का पूरा झुंड लग चुका होता। हर सेकंड के साथ उनके और ज़ॉम्बीज़ के दरमियान फासला कम होता जा रहा होता। एक छोटी सी गलती, सब कुछ वहीं खत्म हो सकता था। इसी दौरान दूसरी तरफ सांग-हवा को भी कुछ गड़बड़ महसूस होती। वह फौरन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सुंग क्युंग से कहता है कि जल्दी कर, लेकिन तभी उनके सामने खड़ी एक औरत पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता। सुंग क्युंग फौरन सांग-हवा से कहती है कि उस औरत की मदद करो। एक पल के लिए भी सोचे बिना सांग-हवा उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, मगर जैसे ही वह उसके करीब पहुंचता है, ज़ॉम्बी उस पर भी टूट पड़ता है। अब सांग-हवा के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसी दौरान सियोक-वू किसी तरह अगले कोच के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता। उधर सांग-हवा जोर लगाकर एक ज़ॉम्बी को बाथरूम के अंदर धकेल देता है और फौरन दरवाजा बंद कर दे। फिलहाल के लिए वह ज़ॉम्बी अंदर कैद हो जाता है, लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ लम्हों की थी। सांग-हवा तुरंत अपनी वाइफ को भागने के लिए कहता है, मगर उसी वक्त और भी ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ने लगते। अब सवाल ये था, क्या वह वक्त रहते कोच के अंदर पहुंच पाएंगे? अब ट्रेन के दूसरे पैसेंजर्स अब भी टीवी पर सब कुछ देख रहे होते हैं जब दूसरे कोचों के लोग भागते हुए उनके कोच में घुसने लगते हैं। सियोक-वू तुरंत दरवाजा बंद कर देता, जो सुंग क्युंग के बिल्कुल सामने बंद होता है। सांग-हवा एक ज़ॉम्बी से लड़ते हुए किसी तरह बच निकल और दोनों कोच के अंदर आ जाए। वह तुरंत दरवाजा बंद कर देते ताकि ज़ॉम्बीज़ अंदर ना आ सके। सियोक-वू नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज़ दरवाजा खोलना नहीं जानते। वह सांग-हवा से कहता है कि दरवाजा छोड़ दो। यहाँ पर उसे ये भी समझ आ जाता है कि ज़ॉम्बीज़ सिर्फ तब हमला करते हैं जब वह लोगों को देख पाते, इसलिए सुंग क्युंग दरवाजे को ढक देती है और ज़ॉम्बीज़ शांत हो जाते हैं। लेकिन अब नई मुसीबत। कंडक्टर अनाउंसमेंट करता है कि ट्रेन अगले शहर में नहीं रुकेगी। यह सुनकर योन सुक इंटरकॉम पर कंडक्टर से पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि ट्रेन के अंदर क्या हो रहा है। कंडक्टर कहता है कि यह ऑनर्डर कंट्रोल सेंटर से आया है। इसी बीच सियोक-वू को उसकी माँ का फोन आता है, क्योंकि वह दोनों की फिक्र कर रही होती। वह सियोक-वू से कहती है कि अपनी बेटी का ख्याल रखना। इतना कहने के बाद फोन पर ही वे खुद ज़ॉम्बी बन जाते। सियोक-वू समझ जाता है कि क्या हो चुका है, लेकिन वह सुइन को ये बात नहीं बताता। ट्रेन धीरे हो जाती है और जिस स्टेशन के पास से वह गुजर रही होती, वहाँ के लोग खिड़कियों पर जोर जोर से हाथ मारते हुए मदद की भीख मांग रहे होते हैं। तभी ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें खाने लगते। एक पब्लिक अनाउंसमेंट में सरकारी अधिकारी बताता है कि कई बड़े शहरों में हिंसा भरे दंगे फैल गए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने कई बड़े इलाकों को बंद कर दिया है। ट्रेन के पैसेंजर्स सोशल मीडिया चेक करते हैं और लोगों पर हमले की वीडियोस देखते हैं। अनाउंसमेंट आगे बताता है कि पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अधिकारी लोगों से कहता है कि फेक न्यूज पर भरोसा न करें, शांत रहें और अपने घरों के अंदर ही रहें। लेकिन क्या ये वाकई बस अफवाह थी? ट्रेन के अंदर लोग किसी तरह दरवाजा बंद करके ज़ॉम्बीज़ को रोक देते हैं और सब उल्टे कोच की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान सुइन घबराकर अपने पापा से कहती है कि उसकी मम्मी का फोन नहीं लग रहा। सियोक-वू उसे सीट पर बिठा देता है और खुद बार बार फोन मिलाने की कोशिश करता। इनगिल जोंगिल को अपने पास बैठने के लिए कहता है तो सुइन अपनी सीट उन्हें दे देती। ये देखकर सांग-हवा फिर से सियोक-वू पर ताना मारता है, क्योंकि कुछ देर पहले उसने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। सियोक-वू सुइन को डांटते हुए कहता है कि इतनी ज्यादा दूसरों की फिक्र मत किया करो, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी कंडक्टर की अनाउंसमेंट होती। वो बताता है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी और वहाँ मिलिट्री ट्रेन को सिक्योर करने के लिए तैनात है। ये सुनकर सबको थोड़ी उम्मीद होती, लेकिन सियोक-वू की नजर योन सुक पर पड़ती है, जो फोन पर किसी से पूछ रहा होता है कि कौन से शहरों में अभी भी एंट्री मिल रही है। सियोक-वू को पता चलता है कि जिस शहर में ट्रेन रुकने वाली है वह उन शहरों की लिस्ट में ही नहीं है। ये बात उसे और ज्यादा परेशान कर देती। वह सुइन से कहता है कि वह वहीं बैठी रहे और खुद दूसरे कोच में फोन करने चला जाता है। उधर सांग-हवा सुइन से उसके पापा के काम के बारे में पूछता है। जब सुइन बताती है कि वह फंड मैनेजर हैं, सांग-हवा मजाक में कहता है, मतलब लोगों का खून चूसने वाले। हैरानी की बात यह होती है कि सुइन भी उसकी बात से सहमत हो जाती। माहौल हल्का करने के लिए सुंग क्युंग सुइन को कैंडी दे और
फिर उससे कहती है कि पेट में जो बेबी है उससे हेलो बोलो। सुइन जब उसके पेट को हाथ लगाती है तो उसे बेबी की किक महसूस होती और वह पहली बार थोड़ा मुस्कुराती। इसी दौरान सियोकवू एक क्लाइंट को फोन करता है जिससे उसे लगता है कि मदद मिल सकती। वह पूछता है कि जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकने वाली है वहाँ क्या हाल है। आदमी बताता है कि स्टेशन पहुँचते ही सबको क्वारंटीन में भेज दिया जाए। जब सियोकवू कहता है कि उसकी बेटी भी साथ है और अगर वह मदद करेगा तो उस पर एहसान होगा, तब वह आदमी धीरे से कहता है, मैन स्क्वायर मत जाना, ईस्ट स्क्वायर जाना। मैं अपने आदमियों को पहले ही बता देता हूँ। फोन रखते वक्त सियोकवू की नजर उस बेघर आदमी पर पड़ जो चुपचाप सब कुछ सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुंच सबको लगता है कि वहाँ मिलिट्री उनका इंतजार कर रही है, लेकिन जैसे ही दरवाजे खुलते हैं सामने का मंजर अजीब लगता। पूरा स्टेशन लगभग खाली पड़ा, ना कोई सिक्योरिटी ना कोई मिलिट्री। योन सुक सबसे पहले धक्का देकर बाहर निकलता है और बाकी लोग भी उसके पीछे उतरने लगते हैं। सियोकवू और सुइन भी भीड़ के साथ बाहर आ जाते। बेसबॉल टीम के बचे हुए लड़के अपने बैट्स लेकर नीचे उतरते हैं। इसी बीच एक अटेंडेंट कंडक्टर को जॉम्बी वाले कोचेस दिखाने ले जाता है। रास्ते में योन सुक उनसे मिलकर बताता है कि बुसान उन चंद शहरों में से है जो अभी भी खुले हुए हैं। वह कंडक्टर से कहता है कि इन्फेक्टेड कोचेस को ट्रेन से अलग कर दो, लेकिन कंडक्टर बताता है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं। उसके मुताबिक सीधा बुसान जाना ही बेहतर रहेगा, लेकिन पहले बाकी पैसेंजर्स को वापस ट्रेन में लाना जरूरी है। उधर पैसेंजर्स स्टेशन के अंदर बढ़ रहे होते हैं। सियोकू सुइन को लेकर सिक्योरिटी कॉर्डन के अंदर चला जाता है ताकि ईस्ट स्क्वायर पहुंच सके। बेघर आदमी ने उसकी फोन वाली बात सुन ली थी, इसलिए वह भी चुपचाप उनके पीछे चल पड़ता है। सुइन चाहती है कि बाकी लोगों को भी ईस्ट स्क्वायर वाली बात बता दी जाए, लेकिन सियोकवू मना कर देता है। यह सुनकर सुइन उदास हो जाती। इसी दौरान बाकी पैसेंजर्स एस्केलेटर से नीचे उतर रहे होते हैं। सांग हुआ अचानक रुककर इधर उधर देखने लगा। उसे स्टेशन में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है। तभी हॉलवे के दूसरे किनारे पर एक आदमी नजर आता। बेघर आदमी उसे देखते ही उसके पीछे भाग पड़। सियोकवू तुरंत सुइन से कहता है, यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ, और वह भी उनके पीछे दौड़ पड़। लेकिन असली खौफ अब सामने आने वाला था। जैसे ही पैसेंजर्स एस्केलेटर के नीचे पहुंचते हैं सबके होश उड़ जाते हैं। सारे मिलिट्री वाले जॉम्बी बन चुके होते हैं। अगले ही पल जॉम्बीज का पूरा झुंड पैसेंजर्स पर टूट पड़ता। चीख पुकार मच जाती। लोग इधर उधर भागने लगते। सांग हुआ वक्त रहते सब देख लेता है और बिना देरी किए अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का हाथ पकड़कर वापस सीढ़ियों की तरफ भागता है। उधर सियोकवू को उसके क्लाइंट का फोन आता है। वह घबराकर बताता है कि उसका अपने आदमियों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, और तभी हॉलवे में एक जॉम्बी ऑफिसर के पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। बेघर आदमी भागते हुए फिसल जाता और कुछ ही पलों में और जॉम्बीज आकर उस ऑफिसर को जिंदा ही खाने लगे। ये देखते ही सियोकवू को समझ आ जाता है कि यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा। वह तुरंत मुड़ और पूरी ताकत सुइन की तरफ भाग पड़ता है। सियोकवू पूरी ताकत से वापस सुइन की तरफ दौड़, लेकिन तब तक हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके होते हैं। एक जॉम्बी लगभग सुइन तक पहुंच ही जाता। बस एक पल और शायद सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन बिल्कुल वक्त पर सांग हुआ बीच में आ जाता और जॉम्बी को सुइन से दूर धकेल देता है। इसी दौरान सूंग क्योंग फौरन सुइन का हाथ पकड़ ले। अब किसी के पास रुकने का वक्त नहीं होता। सब मिलकर ट्रेन की तरफ भागना शुरू कर देते। उधर बेसबॉल टीम के बचे हुए लड़के दरवाजे के पास खड़े सबका इंतजार कर रहे होते। जैसे ही सब उन तक पहुंचते हैं वह फौरन दरवाजा बंद कर देते ताकि जॉम्बीज अंदर न घुस सके। लेकिन सियोकवू अभी तक बाहर ही होता है। एक जॉम्बी उसे पकड़ ले। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। हर सेकंड उसके लिए भारी पड़ रहा। तभी वही बेघर आदमी उसकी मदद के लिए आगे आ जाता। वह जॉम्बी को हटा देता है और खुद भी दरवाजे की तरफ भागता है। सांग हुआ फौरन दरवाजा दोबारा खोलता है, सिर्फ उस बेघर आदमी के लिए, बल्कि सियोकवू के लिए भी दरवाजा पकड़कर खड़ा रहता। अगले ही पल दोनों किसी तरह कोच के अंदर घुस जाते। सब मिलकर पूरी ताकत से दरवाजा धक्का देकर बंद कर और मुश्किल से उसे लॉक कर देते हैं। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उधर सूंग क्योंग ट्रेन के बिल्कुल करीब पहुंचने वाली होती। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म पर पड़ती है। कुछ पैसेंजर्स जॉम्बीज के झुंड में बुरी तरह फंसे हुए होते हैं। उनकी चीखें पूरे स्टेशन में गूंज रही होती, मगर अब किसी के पास उनकी मदद करने का वक्त नहीं होता। सब सीधा ट्रेन की तरफ भागते रहते हैं। इसी दौरान ट्रेन के दूसरी तरफ से भी पैसेंजर्स अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, और तभी अचानक स्टेशन के जॉम्बीज खिड़कियां तोड़ते हुए सीधा ट्रेन के ऊपर गिरने लगे। एक जॉम्बी सीधा जोंगिल के ऊपर आ गिरता है। उस पल सबकी सांसें रुक जाती, लेकिन खुशकिस्मती से गिरने की वजह से उस जॉम्बी का जिस्म बुरी तरह टूट चुका होता है, इसलिए वह जोंगिल तक पहुंच नहीं पाता। उधर सुंग क्योंग, सुइन और दूसरी बहन फौरन उल्टे कोच की तरफ भागती हैं। जॉम्बी लगातार उनका पीछा कर रहा होता। इसी बीच एक अटेंडेंट और चीयर लीडर मिलकर जोंगिल की जान बचा लेते हैं। किसी तरह सब लोग आखिरी पल में ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। सुइन, प्रेग्नेंट सुंग क्योंग, दूसरी बहन और बेघर आदमी सब मिलकर एक अलग कोच में घुस जाते। जॉम्बीज उन तक पहुंचते उससे पहले ही वह बेघर आदमी को भी अंदर खींच लेते हैं। बाहर का मंजर और भी डरावना होता जा रहा। पूरा
प्लेटफॉर्म ज़ॉम्बीज से भर चुका होता। योन सुक घबराकर कहता है अगर बचना है तो ट्रेन अभी निकलनी होगी, लेकिन चीयरलीडर फौरन मना कर देती। वह कहती है उसके दोस्त अभी भी बाहर हैं, मगर अटेंडेंट कोई रिस्क नहीं लेता। वह फौरन कंडक्टर को फोन करता और ट्रेन तुरंत चलाने के लिए कहता है। इसी दौरान सांग हुआ आखिरकार दरवाजा लॉक कर देता है, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बीज शीशा तोड़कर कोच के अंदर घुसना शुरू कर देते। अब हर कोई सिर्फ एक ही काम कर रहा होता है, भाग। तभी ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू कर देती। ये देखकर बाहर भागते हुए लोग और तेज दौड़ने लगे, लेकिन स्टेशन से निकलना इतना आसान नहीं था। जैसे ही वह सीढ़ियों के नीचे पहुंचते हैं, बेसबॉल टीम के 2 लड़कों को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि कोई उनकी मदद भी नहीं कर। अब सिर्फ एक ही लड़का बचता है, लेकिन वह डर के मारे वहीं जम जाता। सियोक वू फौरन उसके पास पहुंचता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ दौड़ा। कुछ ही पलों दोनों ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन सांग हुआ अभी भी बाहर होता है। सियोक वू फौरन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता। उसकी नजर पास पड़ी एक बैटन और शील्ड पर पड़ती। वह दोनों चीजें उठाता है और उन्हीं से सामने से आते ज़ॉम्बीज को रोकना शुरू कर देता है। इसी वजह से सियोक वू को ट्रेन के अंदर चढ़ने का मौका मिल जाता है। उधर कंडक्टर कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट करता। वह पूछता है क्या बुसान तक का रास्ता अभी भी खुला है? जवाब मिलता है सीधा बुसान की तरफ बढ़ते रहो। कंडक्टर फिर कहता है जैसे ही बुसान स्टेशन से कांटेक्ट हो उसे फौरन इन्फॉर्म किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मुसीबत फिर उनका इंतजार कर रही होती। सुंग क्यूंग सोइन, दूसरी बहन और बेघर आदमी 2 इन्फेक्टेड कोचेस के बीच फंस चुके हो। तभी सुंग क्यूंग की नजर एक खुले टॉयलेट पर पड़ती। वो फौरन सबको इशारा कर सब बिना वक्त घंवाए उसके अंदर घुस जाते। लेकिन जैसे ही सुंग क्यूंग खुद अंदर आने लगती है, एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। सब मिलकर पूरी ताकत से दरवाजा पकड़ लेते और किसी तरह ज़ॉम्बीज को बाहर रोक देते हैं। उधर ट्रेन के दूसरे हिस्से में पैसेंजर्स शीशे वाले दरवाजों को ढक रहे होते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उन्हें देख न सके। इसी बीच कंडक्टर अनाउंसमेंट करता है कि ट्रेन अब बिना कहीं रुके सीधा बुसान जाएगी और तभी चीयरलीडर के फोन पर कॉल आता। फोन बेसबॉल टीम के आखिरी बचे हुए लड़के का होता है। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही होती। वो सिर्फ इतना कहता है मुझे माफ कर देना, क्योंकि उसके अलावा बेसबॉल टीम का कोई भी साथी अब जिंदा नहीं बचा हो। सियोक वू को सांग ह्वा का फोन आता है। सुइन बताती है कि वह लोग कोच नंबर 13 के टॉयलेट में फंसे हुए हैं, जबकि बेसबॉल टीम का लड़का बताता है कि बाकी पैसेंजर्स कोच 15 में हैं। अब उन तक पहुंचना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। सांग हुआ फौरन प्लान बनाता है। वह सबसे आगे चलेगा, बेसबॉल वाला लड़का बीच में और सियोक वू पीछे से कवर करेगा। जैसे ही ट्रेन टनल में दाखिल होती है, तीनों ज़ॉम्बीज के बीच घुस जाते हैं। सांग हुआ और सियोक वू मिलकर रास्ता साफ करते हैं, जबकि बेसबॉल वाला लड़का बैट से उनकी मदद करता रहता है। अगले कोच में पहुंचते ही बेसबॉल वाला लड़का अपने ज़ॉम्बी बन चुके टीममेट्स को देखकर रुक जाता, लेकिन सांग हुआ उसे संभालता है और किसी तरह तीनों वहां से निकल जाते। इसी दौरान सियोक वू एक बड़ी बात नोटिस कर अंधेरे में ज़ॉम्बीज देख नहीं पाते। अगली टनल आते ही वह सांग हुआ का फोन कोच के पीछे फेंक कर उस पर कॉल कर देता। रिंगटोन सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज उधर भाग जाते हैं और तीनों आराम से अगला कोच पार कर लेते हैं। आखिरकार वह टॉयलेट तक पहुंच जाते हैं और स्विन समेत सब लोग उनके साथ मिल जाते, लेकिन अभी भी कोच 15 तक पहुंचना बाकी था। टनल आते ही सब लगेज रैक्स के ऊपर चढ़कर ज़ॉम्बी भरे कोच को क्रॉस करने लगते हैं। सब ठीक चल रहा होता है, तभी बेघर आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। सियोक वू फौरन उसकी मदद के लिए लौट जाता है। इसी वक्त ट्रेन टनल से बाहर निकल आते। ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। दोनों किसी तरह दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी दरवाजे में फंस जाता है। सांग हुआ पूरी ताकत से दरवाजा पकड़ लेता है, जबकि सियोक वू उसकी मदद करता है। उधर बेसबॉल वाला लड़का कोच 15 का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर बैठे पैसेंजर्स डर की वजह से दरवाजा खोलने से इनकार कर देते हैं और तभी एक ज़ॉम्बी सांग हुआ को काट लेता है। लेकिन इसके बावजूद वह दरवाजा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता था अगर उसने हाथ हटा दिया तो उसके सारे साथी जिंदा नहीं बचेंगे। आखिरकार सियोक वू और बाकी लोग अंदर घुस जाते। उसके बाद सांग हुआ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की तरफ एक आखिरी बार देखता है और खुद को ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता। उसकी कुर्बानी की वजह से बाकी सबकी जान बच जाती। उधर सियोक वू को अपने असिस्टेंट का फोन आता है। वह बताता है कि जिस कंपनी के शेयर्स उन्होंने बेचे थे, वही बायोटेक कंपनी इस वायरस के लीक के पीछे थी। यह सुनकर सियोक वू समझ जाता है कि यह तबाही कितनी बड़ी। इसी बीच कंडक्टर बताता है कि आगे ट्रैक्स पर एक और ट्रेन उलट चुकी है और रास्ता पूरी तरह बंद है। अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, पास खड़ी दूसरी ट्रेन। सब लोग फौरन उसकी तरफ भागना शुरू कर देते, लेकिन रास्ते में एक अटेंडेंट ज़ॉम्बी के हाथों फंस जाता है। वह मदद के लिए चीखता रहता, मगर योन सुक अपनी जान बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है और खुद आगे निकल जाता है। अटेंडेंट वहीं ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता। उधर बेसबॉल टीम का आखिरी लड़का अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी गर्लफ्रेंड को देख लेता है। वह उस पर हमला नहीं कर पाता। अगले ही पल वह भी उसके हाथों इन्फेक्टेड हो जाता। अब दोनों एक साथ ज़ॉम्बीज में बदल चुके होते और देखते ही देखते नई
नई ट्रेन तक पहुंचना पहले से भी ज्यादा मुश्किल बन जाता है। तीनों कंडक्टर को ढूंढने निकलते, लेकिन केबिन में उन्हें आधा जॉम्बी बन चुका योन सुक मिलता है। वह किसी तरह केबिन का दरवाजा खोल देता है। सियोक-वू कहता है कि वह इन्फेक्टेड है और कुछ ही पलों में योन सुक पूरी तरह जॉम्बी बनकर उन पर हमला कर देता है। सियोक-वू उससे लड़ता है और सुंग क्योंग उस जॉम्बी को उसकी पीठ से हटा देती। तभी योन सुक सियोक-वू को काट लेता है। सियोक-वू खुद को ट्रेन से चेन के सहारे बांध लेता है और फिर योन सुक को बाहर फेंक देता है। अब सियोक-वू समझ जाता है कि उसे भी जॉम्बी ने काट लिया है। जॉम्बी बनने से पहले वह सुंग क्योंग और सुइन को केबिन के अंदर सुरक्षित भेज देता है और उन्हें बताता है कि ब्रेक्स कहाँ हैं। वह सुंग क्योंग से कहता है कि सुइन का ख्याल रखना और बुसान पहुंच जाना, क्योंकि वही अब सुरक्षित जगह है। सुइन उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जॉम्बी बनने से पहले सियोक-वू धीरे से उसका हाथ छुड़ा ले और केबिन से बाहर निकल जाती। पीछे सुइन रोते हुए और चीखते हुए उसे आवाज लगाती रहती। जब सियोक-वू धीरे धीरे जॉम्बी बनने लगता है, तब उसे वह दिन याद आता है जब सुइन पैदा हुई। अगले ही पल वह खुद ट्रेन से नीचे छलांग लगा देता। सुंग क्योंग और सुइन को ट्रेन रोककर छोड़नी पड़ती है, क्योंकि आगे ट्रैक्स पर ब्लॉकेड लगा होता है। दोनों मलबे और लाशों के बीच पैदल चलना शुरू करती हैं। दोनों एक अंधेरी टनल में पहुंचती हैं। टनल के दूसरी तरफ मिलिट्री तैनात होती है। एक स्नाइपर ने दोनों को निशाने पर लिया होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वे इन्फेक्टेड हैं या नहीं। तभी उन्हें गोली मारने का ऑर्डर मिलता है। इसी वक्त सुइन अपने स्कूल रिसाइटल का गाना गाना शुरू कर देती है। यह सुनते ही सैनिक समझ जाते हैं कि सामने इंसान बचे हुए हैं और वे संदेश देते हैं कि सर्वाइवर्स आ रहे हैं।